Assalamu alaikum dear students. My name is Myra Mahmood. Welcome to the lecture of Business Taxation Code 456. Today we will discuss unit number 8, that is Fundamentals of Sales Tax. First of all, we discuss definitions under Sales Tax Act 1990, registration, record keeping and return filing, sales tax refund, appeal filing, recovery of sales tax, offences and penalties, and calculation of sales tax. Sales Tax Act 1990. The sales tax is a tax levied by the federal government under the Sales Tax Act 1990 on sale and supply of goods and services and on the goods imported into Pakistan. Sales tax is levied on the consumption of goods and services. फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से सेल्स टैक्स अप्लाई किया जाता है उन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे जो गुड्स पाकिस्तान में सप्लाई की जाती हैं, सेल की जाती हैं या फिर इंपोर्ट की जाती हैं. सेल्स टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज की कंजप्शन पे भी अप्लाई होता है. मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर, सेक्शन 2 अंडर सब सेक्शन 17 हम ये डेफिनेशन पढ़ेंगे. मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर मीन्स अ पर्सन हु एंगेज वेदर एक्सक्लूसिवली और नॉट in the production or manufacture of goods, whether or not the raw material of which the goods are produced or manufactured are owned by him, and shall include a person who by any process or operation assembles, mixes, cuts, dilutes, bottles, packages, repackages or prepares goods by any other manner. मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर वो शख्स है जो किसी भी तरह से मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है लेकिन रॉ मटेरियल से वो चीज़ें नहीं बना रहा, वो असेंबल कर रहा है या मिक्स कर रहा है, कट कर रहा है, डाइल्यूट कर रहा है, पैकेजिंग कर रहा है या फिर रीपैकेजिंग कर रहा है. एज असाइनी और ट्रस्टी इन बैंकरप्सी, लिक्विडेटर, एग्जीक्यूटर और क्यूरेटर और मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर एंड एनी पर्सन हु डिस्पोजेज ऑफ हिज एसेट्स इन अ फिड्यूशरी कैपेसिटी. कोई भी फर्म है वो बैंकरप्ट हो गई है, उन्होंने कोई लिक्विडेटर हायर किया है अपनी चीज़ों को सेल करने के लिए, तो वो शख्स भी मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर में हम इंक्लूड करेंगे. Any person, firm or company which owns, holds, claims or uses any patent, proprietary or other right to goods being manufactured, whether in his or its name or on his behalf, as the case may be, whether or not such person, firm or company sells, distributes, consigns or otherwise disposes of the goods. Section 2 subsection 17 में डिस्ट्रीब्यूटर की डेफिनेशन हमें बताई गई है सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में. डिस्ट्रीब्यूटर मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड बाय अ मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर और एनी अदर पर्सन फॉर अ स्पेसिफाइड एरिया टू परचेज गुड्स फ्रॉम हिम फॉर फर्दर सप्लाई एंड इंक्लूड्स अ पर्सन हु इन एडिशन टू बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर इज ऑल्सो एंगेज्ड इन सप्लाई गुड्स एज अ होलसेलर और अ रिटेलर. डिस्ट्रीब्यूटर एक ऐसा शख्स है जिसको मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर ही अपॉइंट करता है और वो उनकी चीज़ों को स्पेसिफाइड एरियाज़ में पहुंचाता है. वो होलसेलर और रिटेलर के तौर पे ख़ुद भी काम कर सकता है लेकिन वो जो गुड्स सप्लाई करता है वो ज़्यादातर होलसेलर और रिटेलर को ही सप्लाई करता है. अब होलसेलर क्या है? होलसेलर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 हमें बताता है कि होलसेलर इंक्लूड्स अ डीलर एंड मीन्स एनी पर्सन हु कैरीज ऑन whether regularly or otherwise the business of buying and selling goods by wholesale or of supplying or distributing goods directly or indirectly by wholesale for cash or deferred payment or for commission or other value consideration or stores such goods belonging to others as an agent and includes a person supplying taxable goods to a person who deducts income tax at source under the income tax ordinance 2000. एक ऐसा शख्स है जो डील कर रहा है लोगों के साथ और वो उन्हें चीज़ें या तो रिटेलर को सप्लाई कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या फिर वो कैश पे या फिर क्रेडिट पे लोगों को चीज़ें सप्लाई कर रहा है और वो सारी चीज़ें जो है वो मतलब एक एजेंट के तौर पे वो तमाम चीज़ें लोगों तक पहुंचा रहा है. और एक ऐसा पर्सन जो कि इन्वॉल्व है टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई में और इनकम टैक्स जो है एट सोर्स डिडक्ट करवा रहा है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंडर, वो होलसेलर के कैटेगरी में फॉल करता है. इसी तरह से रिटेलर की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो सब सेक्शन 28 जो है हमें इसके बारे में बताता है कि रिटेलर मीन्स अ पर्सन सप्लाइंग गुड्स टू जनरल पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन provided that any person who combines the business of import and retail or manufacture or production with retail shall notify and advertise wholesale prices and retail prices separately
and declare the address of retail outlets and his total turnover per annum shall be taken into account for the purposes of registration under section 14. रिटेलर जिससे हमारा रोज़मर्रा का जो है वो ताल्लुक़ भी होता है, रिटेलर से ही हम चीज़ें परचेज़ करते हैं, तो रिटेलर वही शख्स है जो कि हमें रोज़मर्रा की चीज़ें यूज़ की जो है वो हमें प्रोवाइड करता है, हम उससे ख़रीदते हैं। और यहाँ पर जिस डेफिनेशन में जो है वो जो अपनी होलसेल प्राइसेस हैं और रिटेल प्राइसेस हैं उनको सेपरेटली मेंशन करेगा, ये उसके लिए एक कंडीशन है। अपना एड्रेस डिक्लेयर करेगा, उसके रिटेल स्टोर्स की आउटलेट कितनी है वो डिक्लेयर करेगा, अपना टोटल टर्नओवर पर एनम डिक्लेयर करेगा। ये तमाम चीज़ें बताने के बाद उसको रजिस्टर कर लिया जाता है अंडर सेक्शन 14, तो वो रिटेलर कहलाता है। सेल्स टैक्स इज़ चार्ज्ड ऑन अ टैक्सेबल गुड और सर्विस आफ्टर कंसिडरिंग इट्स नेचर। सेल्स टैक्स जो है वो अप्लाई किया जाता है तमाम तर गुड्स पे, सर्विसेज पे, लेकिन सबसे पहले ये देखना ज़रूरी होता है कि उन गुड्स की या सर्विसेज की नेचर कैसी है। उसकी नेचर को समझने के लिए सेल्स टैक्स एक्ट 1990 ने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिफ़ाइन किया है जो कि आपको बताना चाहते हैं कि सप्लाई, सबसे पहले कि सप्लाई की क्या डेफिनेशन है, टैक्सेबल सप्लाईज़ कौन सी होती हैं, ज़ीरो रेटेड सप्लाईज़ कौन सी होती हैं और एग्जम्प्ट सप्लाईज़ कौन सी होती हैं। सबसे पहले सेक्शन 2 सब सेक्शन 33 में सप्लाई की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। सप्लाई मीन्स अ सेल और अदर ट्रांसफर ऑफ राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स एज ओनर, इंक्लूडिंग सच सेल और ट्रांसफर अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट, एंड ऑल्सो इंक्लूड्स putting to private business or non-business use of goods produced or manufactured in the course of taxable activity for purposes other than those of making a taxable supply, auction or disposal of goods to satisfy a debt owned by a person, and possession of taxable goods held immediately before a person ceases to be a registered, provided that federal government may by notification in the official gazette specify such other transactions which shall or shall not constitute। कोई भी सप्लाई का मतलब है कोई ऐसी सेल, कोई ऐसा ट्रांसफ़र, ओनर जो है अपनी गुड्स या तो फिर सेल कर रहा है या फिर डिस्पोज ऑफ कर रहा है, उसमें तमाम तर चीज़ें जो इंक्लूड हैं, या तो वो उनको अपने प्राइवेट यूज़ में ला रहा है या फिर बिज़नेस के तौर पे उन्हें सेल कर रहा है, किसी टैक्सेबल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर रहा है, या फिर वो उनकी ऑक्शन कर रहा है, उनको डिस्पोज ऑफ कर रहा है अपना कोई डेट पे करने के लिए। तो वो तमाम तर चीज़ें उस सेल में इंक्लूड हो जाएंगी जो सप्लाई कहलाती है। यहाँ पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 41 हमें टैक्सेबल सप्लाई के बारे में बताता है कि टैक्सेबल सप्लाई मीन्स अ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स मेड बाय एन इम्पोर्टर, मैन्युफैक्चरर, wholesaler including dealer, distributor or retailer other than a supply of goods which is exempt under section 13 and includes a supply of goods chargeable to tax at the zero rate of 0% under section 4। टैक्सेबल सप्लाई वो सप्लाईज हैं जो एक इम्पोर्टर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर या फिर रिटेलर, कोई डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई करता है गुड्स, और वो गुड्स सप्लाई करता है जो कि एग्जम्प्ट नहीं है अंडर सेक्शन 13, या फिर वो सप्लाईज करता है जो ज़ीरो रेटेड सप्लाईज में नहीं फॉल करती। यानी कि एग्जाम्प्ट सप्लाईज और ज़ीरो रेटेड सप्लाईज के अलावा जितनी भी सप्लाईज अगर कोई भी इम्पोर्टर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर करता है तो वो तमाम तर चीज़ें टैक्सेबल सप्लाईज में फॉल करती हैं। एग्जाम्प्ट सप्लाईज हमें सेक्शन 13 में जो है वो तमाम तर मेंशन है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 में हमें बताया गया है एग्जाम्प्ट सप्लाई मीन्स अ सप्लाई विच इज़ एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 13। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के सेक्शन 13 में तमाम तर वो गुड्स एंड सर्विसेज मेंशन है जो कि एग्जाम्प्ट सप्लाई में फॉल करती हैं। इसके साथ ही जीरो रेटेड सप्लाईज सेक्शन 2 सब सेक्शन 48 हमें बताता है कि वो तमाम तर सप्लाईज जो सेक्शन 4 में फॉल करती हैं वो सारी जीरो रेटेड सप्लाईज के अंडर आती हैं। It is different from exempt supply in the sense that in case of exemption, no sales tax is leviable, whereas zero-rated goods are chargeable to sales tax but at the rate of 0%। यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है कि एग्जाम्प्ट सप्लाईज जो हैं उनको तो हम एग्जाम्प्ट डिक्लेयर करते हैं जब हम अपना सेल्स टैक्स का रिटर्न बनाते हैं, उसमें हम अपनी ज़ीरो रेटेड सप्लाईज़ को 0% पे मेंशन करना ज़रूरी होता है। जब हम 0% पे अपनी जो ज़ीरो रेटेड सप्लाईज़ को मेंशन करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इसका एक एडेड बेनिफिट हमें मिलता है कि हमें अपना जो इनपुट टैक्स है उस पर एडजस्टमेंट मिलती है और रिफ़ंड मिल सकता है सेल्स टैक्स जो हमने पे किया है उसके हवाले से। तो इसीलिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एग्जाम सप्लाईज़ अगर आप मेंशन नहीं भी करेंगे तो इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन ज़ीरो रेटेड सप्लाईज़ को अपने सेल्स टैक्स रिटर्न के अंदर आप लाजमी मेंशन कीजिए, क्योंकि इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि आपको इस पे सेल्स टैक्स रिफ़ंड या फिर इनपुट टैक्स पे जो एडजस्टमेंट है वो मिलती है।
output tax in relation to a registered person means tax levied under this act on a supply of goods made by the person. Tax levied under the Federal Government Excise Act 2005 in sales tax mode as a duty of excise on the manufacture or production of the goods or the rendering or providing of services by the person. Provincial sales tax levied on services rendered or provided by the person. आउटपुट टैक्स रजिस्ट्रेशन पर्सन के हवाले से अगर हम देखें कि एक पर्सन है वो रजिस्टर्ड है सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में, और आउटपुट टैक्स वो किस तरह से कैलकुलेट करेगा कि कोई भी टैक्स अगर वो पर्सन रजिस्टर्ड है और वो कोई भी सप्लाई करता है टैक्सेबल गुड्स की, तो उसके ऊपर आउटपुट टैक्स वो पे करेगा. इसी तरह से टैक्स लीव्ड अंडर द फेडरल एक्साइज एक्ट 2005, अगर उस एक्ट के अंदर भी वो फॉल करता है तो वो अपनी जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है या फिर सप्लाई कर रहा है तो वो उन पर भी आउटपुट टैक्स चार्ज करेगा. प्रोविंशियल सेल्स टैक्स लीव्ड ऑन सर्विसेज रेंडर्ड और प्रोवाइडेड बाय द पर्सन, अगर कोई प्रोविंशियल सेल्स टैक्स उसकी सर्विसेज या मैन्युफैक्चर जो वो कर रहा है चीज़ें उस पर अगर अप्लाई होता है तो वो आउटपुट टैक्स उस पर भी कैलकुलेट करेगा. इसी तरह से यहाँ पे एक नोट है कि इट इज़ द सेल्स टैक्स चार्ज्ड एंड लीव्ड ऑन द सेल और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन विच सेल टैक्स इज लीवेबल, यानी कि कोई भी ऐसी सेल्स जो फॉल करती हैं इन तमाम तर कैटेगरीज़ में और कोई भी ऐसी चीज़ें इन पे सेल्स टैक्स लागू होता है तो वो सेल्स टैक्स वहाँ पे चार्ज करेगा. इनपुट टैक्स की बात कर लेते हैं. सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 सेल्स टैक्स एक्ट 1990 हमें बताता है कि इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स टैक्स लीव्ड अंडर दिस एक्ट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स to the person, tax levied under this act on the import of goods by the person. In relation to goods or services acquired by the person, tax levied under the Federal Excise Act 2005 in sales tax mode as a duty of excise on the manufacture or production of the goods or the rendering or providing of the services. Provincial sales tax levied on services rendered or provided to the person and levied under the Sales Tax Act 1990 as adopted in the state of Azad Jammu and Kashmir on the supply of goods received by the person. इनपुट टैक्स के हवाले से बात की जाए तो इनपुट टैक्स वो है जो हमें सप्लाई ऑफ गुड्स पे, एक पर्सन को अगर गुड्स वो सप्लाई करता है उस पर इनपुट टैक्स चार्ज करेगा. उसके बाद कोई इम्पोर्टेड गुड्स हैं उन पे भी, कोई फेडरल एक्साइज एक्ट के अंदर कोई चीज़ें उसने किसी पर्सन से एक्वायर की हैं वो तमाम तर चीज़ों पे इनपुट टैक्स, या फिर कोई भी प्रोविंशियल सेल्स टैक्स किसी भी सप्लाईज पे परचेजेस पे अगर वो उसको पे करना है तो वो इनपुट टैक्स है, वो इनपुट टैक्स उन पे चार्ज करेगा. इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट हमें कैसे मिल सकती है? इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट इज द डिडक्शन ऑफ इनपुट टैक्स फ्रॉम आउटपुट टैक्स टू अराइव एट द नेट अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स पेएबल बाय द टैक्स पेयर. जब हम अपना आउटपुट टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, और इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 27 हमें रिटेल प्राइस के बारे में बताता है कि रिटेल प्राइस जो है वो क्या है. रिटेल प्राइस विद रेफरेंस टू द थर्ड स्केड्यूल मीन्स द फिक्स्ड प्राइस बाय द मैन्युफैक्चरर inclusive of all duties, charges and taxes other than sale tax at which any particular brand or variety of any article should be sold to the general body of consumers, or if more than one such price is so fixed for the same brand or variety, the highest of such price. थर्ड स्केड्यूल में रिटेल प्राइस का एक रेफरेंस है जिसमें ये कहा गया है कि मैन्युफैक्चरर वो तमाम तर ड्यूटीज़ और टैक्सेस जो उसने उस प्राइस के ऊपर पे किए हैं सेल्स टैक्स के अलावा वो तमाम तर चीज़ें मेंशन करेगा, तो उसकी रिटेल प्राइस उस प्रोडक्ट की जो है वो बन जाएगी एट किसी भी ब्रांड की, किसी भी वैरायटी की कोई भी चीज़ वो सोल्ड कर रहा है कंज्यूमर को, तो अगर उसकी एक से ज़्यादा प्राइसेस हैं तो उसमें से वो हाईएस्ट प्राइस जो होगी उसे रिटेल प्राइस के डेफिनेशन के मुताबिक उसे रिटेल प्राइस कहा जाएगा. ड्यू टैक्स इट इज़ अमाउंट ऑफ नेट टैक्स पेएबल बाय द रजिस्टर्ड पर्सन अलॉन्ग विद द रिटर्न. जब एक शख्स अपना सेल्स टैक्स रिटर्न बनाएगा उसमें अपना आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स जो है मेंशन करेगा, उसके बाद आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो उसका ड्यू टैक्स होगा. तमाम तर एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो अमाउंट है वो उसका ड्यू टैक्स होगा जो उसने गवर्नमेंट को पे करना होगा. वैल्यू ऑफ सप्लाई इट इज़ द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज डिटर्मिन टू अराइव एट द अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू. तमाम तर गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यूज़ जो उसने वहाँ पर मेंशन की हैं एक रजिस्टर्ड पर्सन ने, और उसके बाद जो अमाउंट आई है वो उसका टैक्स ड्यू है, और टैक्स ड्यू निकालने के लिए ही उसने वो तमाम तर वैल्यू ऑफ सप्लाईज वहाँ पर मेंशन की थी. टैक्स पीरियड मीन्स अ पीरियड ऑफ 1 month और सच अदर पीरियड एज द फेडरल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट
में स्पेसिफाई। टैक्स पीरियड जो है वो 1 महीने का भी हो सकता है, या फिर फेडरल गवर्नमेंट अगर किसी ऑफिशियल गैजेट में कोई पीरियड स्पेसिफाई कर देती है तो वो भी टैक्स पीरियड बन जाएगा। इसी तरह से इनवॉइस है। अंडर सेक्शन 23 द एक्ट अ रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई हैज़ टू इशू अ सीरियली नंबर्ड टैक्स इनवॉइस एट द टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स। सेक्शन 23 के जो इस एक्ट का सेल्स टैक्स एक्ट 1990 का सेक्शन 23 हमें बताता है कि रजिस्टर्ड पर्सन जो टैक्सेबल सप्लाईज में इन्वॉल्व है। स्लाइड नंबर 9 में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन लोग हैं जो रजिस्टर्ड कर सकते हैं सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के अंडर। हु इज़ टू बी रजिस्टर्ड? Every person engaged in making taxable supplies in Pakistan, including zero-rated supplies, in the course of furtherance of any taxable activity carried on by him, falling in any of following categories, if not already registered, is required to be registered under this act. वो तमाम तो पर्सन जो कि रेजिडेंट है पाकिस्तान के और टैक्सेबल सप्लाईज़ में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो ज़ीरो रेटेड सप्लाईज़ हैं, चाहे वो टैक्सेबल सप्लाईज़ हैं, और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं हैं तो उन्हें ऑलरेडी अपने आप को रजिस्टर करवाने की ज़रूरत है सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के तहत। कोई भी ऐसा मैन्युफैक्चरर जो कॉटेज इंडस्ट्री के अलावा किसी भी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है वो अपने आप को रजिस्टर करवाएगा सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में। A retailer who is liable to pay sales tax under the act or rules made there under, excluding such retailer required to pay sales tax through his electricity bill under subsection 9 of section 3। कोई भी ऐसा रिटेलर जो कि अपना सेल्स टैक्स एक्ट अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के थ्रू ही पे कर रहा है और वो सेक्शन 3 का जो सबसेक्शन 9 है उसके अकॉर्डिंग अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ ही अपना सेल्स टैक्स पे कर रहा है, उसके अलावा कोई भी रिटेलर है तो वो भी रजिस्टर होगा सेल्स टैक्स एक्ट के अंडर। कोई इम्पोर्टर है, कोई एक्सपोर्टर है जो कि सेल्स टैक्स रिफंड ले रहा है ज़ीरो रेट सप्लाईज़ के अंडर, अगर कोई भी एक्सपोर्टर है उसकी तमाम तर जो सप्लाईज़ हैं वो ज़ीरो रेटेड हैं और वो इन जो सेल्स टैक्स है उसका रिफ़ंड लेना चाहता है तो सबसे पहले उसको रजिस्टर होना पड़ेगा सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के अंडर, उसके बाद ही वो किसी भी तरह के रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकेगा। A wholesaler, dealer or distributor and a person who is required under any other federal law or provincial law to be registered for the purpose of any duty or tax collected or paid as if it were a levy of sales tax to be collected under the act। फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल फेडरल लॉ या प्रोविंशियल लॉ के अंडर कोई भी पर्सन जो है वो टैक्स पे करने का या फिर किसी भी ऐसी सप्लाईज़ में फेडरल लॉ या प्रोविंशियल लॉ से कहता है कि आप सेल्स टैक्स पे करें और वो उससे कलेक्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि वो इस तरह की सप्लाईज़ में मेंशन है तो उसको भी अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के बारे में हमने बात की कि कौन कौन से लोग रजिस्टर करवाएंगे, लेकिन उसका प्रोसीजर क्या होगा, कौन कौन से लोग रजिस्टर करवाएंगे, लेकिन वो किस तरीके से रजिस्टर करवाएंगे, उसका क्या तरीक़ाकार है, वो प्रोसीजर हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। जैसे हर तरह के रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म होता है, एक एप्लीकेशन फ़ॉर्म होता है, यहाँ पे सेल्स टैक्स को रजिस्टर करवाने के लिए भी एक एप्लीकेशन फ़ॉर्म है जिसे इलेक्ट्रॉनिकली भी सबमिट किया जा सकता है और बाय पोस्ट और कुरियर सर्विसेज के थ्रू भी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिस को भेजा जा सकता है। उस फॉर्म का जो नाम है वो STR1 है और अगर कोई भी शख्स जो है इलेक्ट्रॉनिकली उस फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकता या फिर सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में नहीं भेज सकता तो वो हार्ड कॉपी में ही अपनी एप्लीकेशन को लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में भेज सकता है और वहाँ पे तमाम तर डिटेल्स को चेक करने के बाद और कोई नेसेसरी एडिटिंग है उसको करने के बाद वो सारे उसके पर्टिकुलर्स इलेक्ट्रॉनिकली ही सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिस को फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए। तो STR1 फॉर्म पे आप अपनी तमाम तर डिटेल्स मेंशन करेंगे और उन डिटेल्स को मेंशन करने के बाद आप किसी भी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में अपने फॉर्म को भेज सकते हैं फर्दर प्रोसीजर के लिए। ऑल द कॉलम्स ऑफ द फॉर्म्स हैव टू बी ड्यूली फिल्ड इन एज पर इंस्ट्रक्शंस गिवन विद द फॉर्म। तमाम तर कॉलम्स जो मैंडेटरी हैं उनको फिल कीजिए और इंस्ट्रक्शंस जो है वहाँ पर फॉर्म पर गिवन होती हैं वो तमाम तर इंफॉर्मेशन आपने वहाँ पर फिल करनी है। आफ्टर वेरिफिकेशन the Central Registration Office will issue a registration certificate bearing registration number and mail the same to the registered person on a prescribed form STR5। आपकी तमाम तर इन्फॉर्मेशन रिसीव होने के बाद वो वेरीफाई करेंगे आपकी तमाम तर इन्फॉर्मेशन को कि आइदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। उसके बाद
जो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा रजिस्ट्रेशन का, जिस पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट किया जाएगा और उस सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ईमेल भी कर दिया जाएगा, क्योंकि आपकी तमाम तरह इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल होती है। तो एक फॉर्म है STR5, उस पर आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपका वो सेंड कर दिया जाता है थ्रू मेल भी। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उस पर क्या क्या चीज़ें आपको मेंशन करनी होती हैं: कंप्लीट बिजनेस नेम, बिजनेस नेचर, मेन एक्टिविटी और सर्विस, जो आपका बिज़नेस है उसकी क्या नेचर है, आप क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं या फिर क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कंप्लीट एड्रेस ऑफ हेड ऑफिस एंड ऑल बिजनेस यूनिट्स, गोडाउन्स, आउटलेट्स, मेंशनिंग फ़ोन, फैक्स, ईमेल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस कंज्यूमर नंबर एक्सेट्रा, ऑल बैंक अकाउंट नंबर्स विद नेम एंड एड्रेस, NTN नंबर, आपका जो नेशनल टैक्स नंबर है वो भी आपको मेंशन करना है। उसके बाद आपका NIC नंबर, तमाम ओनर्स का, पार्टनर्स का, डायरेक्टर्स का, और अगर आपके जो डायरेक्टर्स या फिर ओनर्स हैं वो फॉरेनर्स हैं तो उनके पासपोर्ट नंबर आपको मेंशन करने होंगे। इन केस ऑफ अ कंपनी, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एवरी डायरेक्टर मेंबर ऑफ AOP हैज़ टू फिल इन STR1A फॉर्म। ये तमाम तरह चीज़ें मेंशन करने के बाद अगर आपके डायरेक्टर हैं और मेंबर हैं AOP के, STR1A का एक फॉर्म है वो आपके डायरेक्टर और मेंबर ऑफ AOP को फिल करना ज़रूरी है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड इनिशियल कैपिटल एम्प्लॉयड, द मोड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड्स शुड बी ऑल्सो मैंशनड। तो ये वो तमाम तर चीज़ें थी जो आपको सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के फॉर्म के अंदर फिल करना लाजमी है। उसके बगैर आपका फॉर्म इनकम्प्लीट होगा और फर्दर प्रोसीजर जो है वो नहीं हो सकेगा उस पर रजिस्ट्रेशन के हवाले से। सेल्स टैक्स रिकॉर्ड्स। अ रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड, परचेज्ड और इम्पोर्टेड इन कोर्स ऑफ बिजनेस। आपके जो बिज़नेस रिकॉर्ड्स हैं उनको आप किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं, ये तमाम तर चीज़ें भी मेंशन करना ज़रूरी है। जब तक हम सेल्स टैक्स का रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो उस पर हम सेल्स टैक्स चार्ज कैसे करेंगे, और तमाम तर उस इंफॉर्मेशन के बगैर सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं तो आपको अपने सेल्स टैक्स के रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने हैं कि आप जो गुड्स और सर्विसेज हैं जो सप्लाई कर रहे हैं, जो परचेज़ कर रहे हैं, जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो उनको आप रिकॉर्ड लाजमी कीजिए। कंपोजिट इनवॉइस। इफ़ मोर देन वन टाइप ऑफ गुड्स और सर्विसेज सच एज ज़ीरो रेटेड, exempt and taxable is included in the invoice, it must show the quantity, the amount payable, the rate of sales tax and the amount of tax for each type. Composite invoice का मतलब है कि अगर आप एक से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाईज में इन्वॉल्व हैं, यानी कि आप ज़ीरो रेटेड सप्लाईज भी कर रहे हैं, एग्जाम्ड सप्लाईज भी और टैक्सेबल सप्लाईज भी, तो इन तमाम तर चीज़ों को जब आप मेंशन करेंगे अपने इन्वॉइस में तो आप उनकी क्वांटिटी, उनकी अमाउंट पेएबल, सेल्स टैक्स का रेट आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, आइदर इट इज़ टू द रजिस्टर्ड पर्सन और द नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, और अमाउंट ऑफ टैक्स फॉर ईच टाइप। जितनी भी टाइप की आप सप्लाईज कर रहे हैं या फिर परचेजेस कर रहे हैं उस पर आप कितना टैक्स पे कर रहे हैं वो उस कंपोजिट इनवॉइस में मेंशन करना ज़रूरी है। उसके बाद अगर सेल्स टैक्स इनवॉइस है इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट 1990, a registered person must provide a sales tax invoice for all taxable supplies. The tax invoice should contain the following information. सेल्स टैक्स इनवॉइस पे तमाम तर चीज़ें मेंशन होना ज़रूरी हैं। एक सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द सप्लायर, नेम, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द बायर, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, description, quantity of goods, value exclusive of tax, amount of sales tax, the rate of discount if offered और value inclusive of tax। एक सेल्स टैक्स इनवॉइस में सेक्शन 23 के अंडर ये तमाम तर चीज़ें मेंशन होना ज़रूरी है, तभी वो सेल्स टैक्स इनवॉइस कहलाएगी। A sales tax return is a taxpayer's document of declaration through which taxpayer not only furnishes the details of transactions during the tax period but also deposits his sales tax liability। सबसे पहले जो है वो मंथली रिटर्न है। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर के थ्रू जब एक रजिस्टर्ड पर्सन अपना रिटर्न फाइल करता है तो वो हर महीने की 15th यानी कि 15th डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग द पीरियड इन विच द सप्लाईज वर मेड इन द डेजिग्नेटेड ब्रांचेज ऑफ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान
रिटर्न फाइल जो मंथली रिटर्न है वो हर 15 डे ऑफ मंथ को है फाइल किया जाता है, और कुछ ऐसी डेजिग्नेटेड ब्रांचेस हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जहां पर ये रिटर्न सबमिट किया जाता है. इन केस ऑफ सर्टन कैटेगरीज एज मेंशन्ड बिलो, प्रोसीजर हैज़ बीन डिवाइज्ड टू फाइल रिटर्न ऑन मंथली एंड क्वार्टरली बेसिस. कुछ और भी कैटेगरीज हैं हमारे पास जो मंथली रिटर्न के अलावा क्वार्टरली रिटर्न भी फाइल किया जाता है, एनुअल रिटर्न भी, फाइनल रिटर्न भी और स्पेशल रिटर्न भी. इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. क्वार्टरली रिटर्न है द टैक्स पेयर्स फॉलिंग एक्सक्लूसिवली इन द कैटेगरी ऑफ कमर्शियल इम्पोर्टर, दैट इज द इम्पोर्टर हु imports taxable goods for business activity other than industrial use of such goods or manufacturing by himself is required to file the return on quarterly basis. जैसे कि हमने डिस्कस किया मंथली रिटर्न को कि रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो मंथली रिटर्न फाइल करेगा, इसी तरह से अगर कोई भी टैक्स पेयर है और वो कमर्शियल इम्पोर्टर भी है, तो वो कमर्शियल इम्पोर्टर है और वो गुड्स कौन से इंपोर्ट कर रहा है, किसी भी टैक्सेबल एक्टिविटी में वो उसको इन्वॉल्व कर रहा है किसी इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग खुद से कर रहा है, तो फिर वो अपना रिटर्न जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करेगा. यानी कि अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन है लेकिन कमर्शियल इम्पोर्टर है तो अपना रिटर्न क्वार्टरली फाइल करेगा. इसी तरह से एनुअल रिटर्न की बात की जाए तो कोई भी प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपना सेल्स टैक्स फाइल करेगी एनुअली. उसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 30th सितंबर है. फाइनेंशियल ईयर फॉर अ फाइनेंशियल ईयर बाय द 30th सितंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर. ये कंपनीज के लिए जो टैक्स पीरियड डिफाइन किया गया है. वैसे जनरली देखा जाता है कि मंथली रिटर्न के बारे में ही ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन जो एनुअल रिटर्न है जो प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज हैं वो अपना सेल्स टैक्स रिटर्न एनुअली ही फाइल करती हैं. फाइनल रिटर्न की बात की जाए तो इफ़ अ पर्सन अप्लाइज फॉर डी रजिस्ट्रेशन इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 21, he shall before such deregistration furnish a final return to the commissioner in the specified form in such manner at such time as directed by the commissioner. कोई भी शख्स अगर अपने आप को डी रजिस्टर करवाना चाह रहा है अंडर सेक्शन 21 तो वो एक फाइनल रिटर्न फाइल करेगा कमिश्नर को, और एक फॉर्म है इसके लिए डी रजिस्ट्रेशन के लिए जिस फॉर्म पे वो तमाम तरह अपनी इन्फॉर्मेशन बताएगा और उसको एक स्पेसिफाइड फॉर्म पे चीज़ें मेंशन करके अपने आप को डी रजिस्टर करवा लेगा सेल्स टैक्स एक्ट 1990 से. और वो फॉर्म फिल किया जा सकता है जिस तरह से कमिश्नर स्पेसिफाई करे या फिर बताए, तो उस तरीके से उस फॉर्म को फिल करके फाइनल रिटर्न सबमिट करना होता है. स्पेशल रिटर्न्स की बात की जाए तो अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट शैल फर्निश स्पेशल रिटर्न विद इन सच डेट और इन सच फॉर्म इंडिकेटिंग इंफॉर्मेशन सच एज क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड, परचेजेस मेड, goods supplied or payment of arrears made for such period as a board may by a notification in official gazette. स्पेशल रिटर्न है एक रजिस्टर्ड पर्सन अगर अपना स्पेशल रिटर्न फर्निश करना चाह रहा है तो वो तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो क्वांटिटी है उसकी मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस गुड्स की जो उसने परचेजेस की हैं, उसने कोई सप्लाईज की हैं, उसकी पेमेंट के कोई एरियर्स हैं अगर, तो वो तमाम तर चीज़ें मेंशन करेगा. और स्पेशल रिटर्न्स के लिए नोटिफिकेशन दिया जाता है ऑफिशियल गैजेट में. अगर जो FBR है जो बोर्ड है वो आपको ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर रहा है कि आप स्पेशल रिटर्न फाइल करें तो आप स्पेशल रिटर्न ही फाइल करेंगे इन तमाम तर इन्फॉर्मेशन के साथ. रिकॉर्ड और रिटर्न की बात हो गई. अब हम सेल्स टैक्स रिफंड्स की बात करते हैं कि रिफ़ंड जो है वो किस तरह से आप रिसीव करते हैं और कौन जो है वो क्लेम कर सकता है रिफ़ंड के हवाले से. If the input tax paid by a registered person on taxable purchases made during a tax period exceeds the output tax on account of zero-rated local supplies or export made during that tax period, the excess amount of input tax shall be refunded to the registered person not later than 45 days of filing the refund claim. अगर कोई भी registered person है उसका input tax ज़्यादा हो जाता है उसके output tax से, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जब हम अपना सेल्स टैक्स कैलकुलेट करते हैं हम अपने आउटपुट टैक्स में से अपने इनपुट टैक्स को लेस कर देते हैं, जो अमाउंट आती है वो टैक्स पेएबल होती है. लेकिन अगर आपका इनपुट टैक्स ज़्यादा हो जाता है और आपका आउटपुट टैक्स कम है, आपके ज़ीरो रेटेड सप्लाईज ज़्यादा हैं जिसकी वजह से आपका जो इनपुट टैक्स है वो ज़्यादा हो गया आपके आउटपुट टैक्स से, तो उस टाइम पे आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. और रजिस्टर्ड पर्सन जो है उसको 45 डेज़ के अंदर अंदर अपना रिफ़ंड जो है वो क्लेम करना होता है. इसके अलावा रजिस्टर्ड पर्सन तो है लेकिन और कौन लोग हैं जो रिफ़ंड के लिए
क्लेम कर सकते हैं, उसकी यहाँ पे नीचे तमाम तर चीज़ें डिफाइन की गई हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। रिफंड ऑफ सेल्स टैक्स पेड एज इनपुट टैक्स कैन बी क्लेम्ड बाय द फॉलोइंग registered person in the respective situations: registered manufacturer cum exporters and commercial exporters who zero rate all or part of their supplies under section 4 of the act। वो तमाम रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर या एक्सपोर्टर्स या फिर कमर्शियल एक्सपोर्टर्स जो ज़ीरो रेट सप्लाईज़ के को डील कर रहे हैं सेक्शन 4 के अंदर, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि सेक्शन 4 में तमाम तर ज़ीरो रेटेड सप्लाईज़ मेंशन है, तो वो तमाम मैन्युफैक्चरर जो ज़ीरो रेटेड सप्लाईज़ में डील कर रहे हैं वो रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन हु एक्वायर टैक्स पेड इनपुट्स फॉर यूज़ देयर ऑफ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स चार्जेबल टू सेल्स टैक्स at the rate of 0% under the act or a notification issued there under। Registered persons claiming refund of the excess amount of input tax which could not be consumed within 3 months। Registered persons who acquire tax paid inputs used in the export of goods, local supply of which is exempt under the act or any notification issued there under। Refund can also be claimed if an amount of sales tax is paid inadvertently or by mistake, may also be। Refund also be claimed in an amount is paid on demand of the department but subsequently the demand is set aside by a competent authority, tribunal or court। किसी भी तरह से आप ज़ीरो रेटेड सप्लाईज़ में इन्वॉल्व थे या फिर आपकी कोई भी जो अमाउंट थी आपने मिस्टेकनली अपने रिटर्न में मेंशन कर दी थी और बाद में वो अमाउंट जो है वो उसका इफेक्ट जो है वो नल हो गया, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने मिस्टेकनली कोई अमाउंट वहाँ पे मेंशन कर दी थी सेल्स टैक्स के हवाले से, और इसके अलावा कोई ट्रिब्यूनल या कोर्ट में किसी कम्पिटेंट अथॉरिटी ने आपका जो क्लेम था या आपकी कोई भी रिफंड में ऑल्सो भी क्लेम्ड इफ द अमाउंट इज़ पेड ऑन डिमांड ऑफ द डिपार्टमेंट। अगर आपने किसी डिपार्टमेंट की डिमांड पर वो सेल्स टैक्स पे किया था और अब कोर्ट या ट्रिब्यूनल अथॉरिटी ने आपसे कह दिया कि आप अपना रिफंड वापस ले सकते हैं, तो आप बिल्कुल उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सेल्स टैक्स रिफ़ंड के हवाले से तमाम तरह इन्फॉर्मेशन थी कि कौन लोग क्लेम कर सकते हैं सेल्स टैक्स रिफ़ंड्स को। अपील प्रोसीजर्स समरी, यहाँ पर अपील्स के डिफरेंट तरीक़ाकार हैं। कलेक्टर को भी अपील कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल एपलेट ट्रिब्यूनल एंड रेवेन्यू को अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में भी हम अपील कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी। लेकिन इस तमाम तर प्रोसीजर को फॉलो करना ज़रूरी है। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं अपनी किसी भी शिकायत को लेकर जा सकते, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू में नहीं जा सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो टू द कलेक्टर। कलेक्टर के पास जाएंगे सबसे पहले और फिर एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है, उस पर तमाम तर चीज़ें मेंशन करेंगे, CIR के ऑर्डर्स अटैच करेंगे, फ़ी जो है उसको पे करेंगे और किन ग्राउंड्स पे आप ये अपील कर रहे हैं उनको मेंशन करेंगे, पावर ऑफ अटॉर्नी को साथ अटैच करेंगे। उसके बाद आप कलेक्टर के पास जा सकते हैं अपनी कोई भी शिकायत लेकर। अगर आप कलेक्टर के फैसले से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हैं तो फिर आप अपना केस जो है वो एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू में बिल्कुल कर सकते हैं कलेक्टर के अगेंस्ट। 60 डेज़ के अंदर आपको ये काम करना है। उसी तरह से आपने CIR के ऑर्डर्स की कॉपी, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, फ़ी चालान और किन ग्राउंड्स पे ये अपील की जा रही है, पावर ऑफ अटर्नी साथ मेंशन करना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू के जो है वो उससे सेटिस्फाई नहीं है डिसीजन से, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, विद इन 90 डेज़ जा सकते हैं। तमाम तर चीज़ें वही हैं, प्रेस्क्राइब फॉर्म है, आपको CIR अपील्स और ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स साथ मेंशन करना ज़रूरी है, फ़ी चालान है, ग्राउंड ऑफ अपील है, पावर ऑफ अटॉर्नी है। इसके बाद अगर हाई कोर्ट से भी आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और साथ में तमाम तर ऑर्डर्स आपको अटैच करने हैं। प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म पे आपने तमाम तर चीज़ें मेंशन करनी है, फ़ी चालान आपने लगाना है। तो ये तमाम तर चीज़ें अपील प्रोसीजर्स में आती हैं। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं किसी भी तरीके से किसी डिसीजन से कोर्ट के या कलेक्टर के, तो आपके पास ये तमाम तर अथॉरिटीज़ मौजूद हैं जो आपकी हेल्प करेंगी। रिकवरी ऑफ सेल्स टैक्स, वंस एन अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज इज एडजस्टेड against the taxpayer on expiry of 30 days from the date of such judgment, the referring authority, that is an officer not below the rank of an assistant collector, desiring to recover government dues may deduct the amount from any money owing to the person from whom such amount is recoverable and which may be at the disposal or in the control of such officer. In case of government dues are not fully recovered by way of aforesaid manner,
The referring authority may be serve a notice to the sales tax, customs, federal excise and income tax officers to deduct the government dues from any money owing to the defaulter which may be under this control, and a copy of such notice shall be endorsed to the defaulter. Required by notice in writing, any person or organization who holds or may subsequently hold any money for or on account of the defaulter to pay to such officer the amount specified in the notice. Require by notice in writing the customs officers to stop the clearance of any goods imported by the defaulter and attach the bank accounts of the defaulter. Sales tax audit. All registered enrolled taxpayers are liable to audit by authorized sales tax auditor at sales once in a year. The board may appoint as many special audit panels as may be necessary, comprising 2 or more members from the following. सेल्स टैक्स के रिकॉर्ड्स जब मेंटेन किए जाते हैं, उसके अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, तो उनको भी ऑडिट की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से सेल्स टैक्स ऑडिट कंडक्ट किया जाता है। और अथॉरिटीज़ ने जो एक ऑथराइज सेल्स टैक्स ऑडिटर्स अपॉइंट किए होते हैं, वो लोग ही इन तमाम तरह अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं। अब वो 2 मेंबर्स भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो मेंबर्स कौन होने चाहिए ये हमें मेंशन कर दिया गया है सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के अंडर, के या तो वो ऑफिसर हो या फिर ऑफिसर्स हों इनलैंड रेवेन्यू के, अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज डिफाइंड अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑर्डिनेंस 1961, या तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों या फिर ऑफिसर्स हों इनलैंड रेवेन्यू के, या फिर अ फर्म ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स एज डिफाइंड अंडर द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, और एनी पर्सन एज डायरेक्टेड बाय द बोर्ड। ऑडिट के लिए ये 4 लोग हैं। इनलैंड रेवेन्यू के ऑफिसर्स हो सकते हैं, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म है उनको आप अपॉइंट कर सकते हैं अपने ऑडिट के लिए, कोई भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की फर्म है जो कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स एक्ट 1966 में डिफाइंड है, उनको आप हायर कर सकते हैं, और कोई भी ऐसा पर्सन जिसे बोर्ड ने कहा है कि वो सेल्स टैक्स ऑडिटर के तौर पे अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सकता है, वो सेल्स टैक्स ऑडिट में बिल्कुल इन्वॉल्व हो सकता है। To conduct audit to a registered person or persons, including audit of refund, claims and forensic audit, and the scope of such audit shall be determined by the board or the Commissioner Inland Revenue on the case-to-case basis. जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो बिल्कुल अपना ऑडिट कंडक्ट करवा सकते हैं, और जिस भी तरीके से कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू या बोर्ड ने डिटर्मिन कर दिया है कि उन्हें अपना ऑडिट जो है वो करवाना है और किस बेसिस पे करवाना है, तो वो उसी तरीके से अपने ऑडिट को कंडक्ट करवाएंगे। ऑडिट ऑब्जर्वेशन. ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, the auditor will give a copy of an audit observation pointing out any contraventions of the act or rules. The registered person has the right to present his point of view on these observations within 15 days of the receipt of such observations. ऑडिट करने के बाद एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, और उस रिपोर्ट की जो कॉपी है उसमें तमाम तर चीज़ें मेंशन करने के बाद कि क्या चीज़ें पॉइंट आउट की गई हैं, कोई या फिर ये जो अकाउंट्स हैं सेल्स टैक्स के वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं, ये तमाम तर चीज़ें उस कॉपी में मेंशन की जाएंगी। और रजिस्टर्ड पर्सन के पास राइट है कि वो उन तमाम तर ऑब्जर्वेशन के बारे में अगर कुछ कहना चाहता है तो विदिन 15 डेज़ वो उन ऑब्जर्वेशन के ऊपर अपनी कोई राय देना चाहे तो बिल्कुल दे सकता है, अपनी कोई सफाई पेश करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। कि एक शख्स जो रजिस्टर भी था और सेल्स टैक्स उसने पे भी करना था या फिर उसने अपने रिटर्न भी फाइल करना था, तो अगर वो ये तमाम तर चीज़ें नहीं कर सका तो ये ऑफेंसेस में शामिल है, और उसके लिए उसे क्या पेनल्टी देनी पड़ेगी कि अगर ड्यू डेट पे किसी पर्सन ने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया तो उस पर्सन को 5000 इन कैश पे करना पड़ेगा पेनल्टी के तौर पे, और अपना रिटर्न भी विदिन 15 डेज़ फाइल करना पड़ेगा, और 100 रुपीज़ की पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। अगर 15 डेज़ से जितने दिन वो लेट हो जाता है तो पर डे उसे 100 रुपीज़ पेनल्टी चार्ज की जाएगी। अंडर सेक्शन 26 ये तमाम तर चीज़ें मेंशन हैं। अगर इन्वॉइस नहीं है और मतलब मिसिंग है, या फिर इन्वॉइस के अंदर वो तमाम तर चीज़ें मेंशन नहीं है जो कि एक इन्वॉइस में होनी चाहिए, तो उस टाइम पर भी एक शख्स को पेनल्टी पे करनी पड़ेगी 5000 रुपीज़ की, और जो टैक्स है उस पर 3% एक्स्ट्रा अमाउंट उसे पे करनी पड़ेगी। इन दोनों में से जो भी अमाउंट ज़्यादा होगी, या 5000 या फिर टैक्स पे जो 3% अमाउंट ली जाएगी वो उसे पेनल्टी के तौर पे करनी होगी
सेक्शन 23 में तमाम तर चीज़ें मेंशन की गई हैं। अगर कोई भी शख्स एनी पर्सन हु अनऑथराइज्डली इशूज़ एन इनवॉइस इन विच एन अमाउंट ऑफ टैक्स इज स्पेसिफाइड, मतलब कोई भी ऐसी फेक है या फिर ऐसी किसी पर्सन ने अनऑथराइज्डली इशू कर दी है इनवॉइस, तो उस टाइम पर भी आपको पेनल्टी चार्ज की जाएगी। और पेनल्टी जो है वो 10,000 रुपीज़ है या फिर 5% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व्ड। इन दोनों में से जो चीज़ ज़्यादा होगी वो उसको पेनल्टी के तौर पे पे करनी होगी। एनी पर्सन हु फेल्स टू नोटिफाई द चेंजेस ऑफ मटीरियल नेचर इन द पर्टिकुलर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ टैक्सेबल एक्टिविटी, कोई भी ऐसे चेंजेस जो मटेरियल नेचर के थे, यानी कि जिनसे जो डिसीजन मेकिंग है उस पर कोई इफ़ेक्ट आ सकता था और वो काफ़ी बड़ी अमाउंट्स थी जिनके बारे में उसने चेंजेस में नोटिफाई करना भूल गया या फिर किसी भी तरीके से नहीं मेंशन की, तो उन तमाम तर चीज़ों के ऑफेंस में पेनल्टी पे करेगा वो 5,000 रुपीज़ की, जो कि सेल्स टैक्स एक्ट के सेक्शन नंबर 14 में मेंशनड है। एनी पर्सन हु रिपीट्स erroneous calculation in the return during a year whereby amount of tax less than the actual tax due is paid। अगर कैलकुलेशन में रिपीटेडली गलतियां की जा रही हैं, जितनी दफ़ा भी उसने सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल किया उसमें कोई ना कोई गलती होती है और वो जानबूझकर की जाती है, तो उस टाइम पे भी 5,000 रुपीज़ पे करेगा या फिर 3% अमाउंट, उस जो टैक्स इन्वॉल्व है उसकी 3% अमाउंट, दोनों में से जो चीज़ ज़्यादा होगी वो उसको एज अ पेनल्टी पे करनी होगी। यहाँ पर 2 स्टेप्स हैं जिसमें हमें बताया गया है कि हमें कैलकुलेशन किस तरह से करनी है सेल्स टैक्स की। तो कैलकुलेशन ऑफ सेल्स टैक्स के इन दोनों स्टेप्स को हम स्टडी कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर सेल्स टैक्स पर्पसेस, वैल्यू मीन्स द वैल्यू ऑन विच अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स इज कैलकुलेटेड। In case of local supply, the value is the amount paid for the goods and services, including all the federal and provincial taxes, but excluding the amount of sales tax. Normal trade discounts are allowed under sales tax law. जब वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट हो जाएगी उसके बाद वो सेल्स टैक्स रेट्स अप्लाई करेगा। जो जर्नल रेट है सेल्स टैक्स का वो है 17%, जो कि रजिस्टर्ड पर्सन के लिए है। अगर वो अपनी गुड्स जो है वो सेल करता है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो सेल्स टैक्स उसे 19% पे करना पड़ेगा, यानी कि 2% जो है एडिशनल टैक्स वो पे करेगा अपनी सप्लाईज़ पे, जो कि वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को कर रहा है। तो जब वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट हो जाएगी, फिर जो रजिस्टर्ड पर्सन है उनके लिए सेल्स टैक्स 17% अप्लाई होगा और जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उनके लिए 19% सेल्स टैक्स रेट अप्लाई करने के बाद अमाउंट जो है वो कैलकुलेट कर ली जाएगी सेल्स टैक्स की। जो सेकंड हमारा स्टेप है उसमें सेकंड स्टेप इज़ टू मेक एडजस्टमेंट बाय कैटेगराइजिंग द सेल्स टैक्स ऑन सेल्स एंड परचेजेस। दिस सेकंड स्टेप इन्वॉल्व्स द इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स विच आर एक्सप्लेन बिलो। सेकंड स्टेप में अपनी तमाम तर सेल्स और परचेजेस पे जो सेल्स टैक्स अप्लाई होता है उसको अप्लाई करने के बाद वो इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स कैलकुलेट कर लेगा। इनपुट टैक्स जो है वो तमाम तर आपकी परचेजेस हैं उनके ऊपर और सेल्स पे जो है वो आउटपुट टैक्स अप्लाई होता है। अब एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द सेल्स टैक्स इज द एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स पेड ऑन परचेजेस एंड इम्पोर्ट्स, मीनिंग देयर बाय दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ टू पे सेल्स टैक्स ओनली ऑन हिज वैल्यू एडिशन। Output tax is the total amount of sales tax charged at current rate of sales tax on taxable sales made during the month, that is total sales excluding exempt and zero rated supplies. आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करने के लिए अपने टैक्सेबल सप्लाईज पे जो सेल्स टैक्स अप्लाई होता है वो तमाम तरह टैक्स अप्लाई करेगा कि एक मंथ के अंदर उसने कितनी टैक्सेबल सप्लाईज की हैं और उन पे कितना सेल्स टैक्स चार्ज होता है। वो तमाम तर चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद उसका आउटपुट टैक्स आ जाएगा, लेकिन उसमें एग्जाम्प्ट और जीरो रेटेड सप्लाईज जो हैं वो एक्सक्लूड होंगी। इनपुट टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए उसने रजिस्टर्ड पर्सन से जो भी चीज़ें परचेज़ की, कुछ भी इंपोर्ट किया, कोई भी अमाउंट उसको पेड की, उसके बाद उस अमाउंट पे जो सेल्स टैक्स कैलकुलेट होना था 17% के अकॉर्डिंग वो अप्लाई करने के बाद अपना इनपुट टैक्स कैलकुलेट कर लिया। He or she can claim a deduction for the sales tax paid as input tax if used in manufacture of taxable supplies। ठीक है, अगर वो अपना जो सेल्स टैक्स है उसने पे किया है टैक्सेबल सप्लाईज पर, एक रजिस्टर्ड पर्सन के साथ परचेजेस की हैं, इंपोर्ट्स की हैं, उस केस में वो डिडक्ट कर सकता है अपना इनपुट टैक्स आउटपुट
टैक्स में से। कैलकुलेशन ऑफ सेल्स टैक्स की एक छोटी सी एग्जाम्पल दी गई है दैट इफ़ अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ बॉट गुड्स दैट कॉस्ट ₹100 and he or she is charged ₹15 as sales tax, जो कि input tax है, at the rate of 15%. His total purchase price becomes ₹115. If he she sells the goods for ₹200 and charges ₹30 at 15% as output tax, to his total sale price becomes ₹230. एक छोटी सी एग्जाम्पल है जिसमें एक रजिस्टर्ड पर्सन ने कुछ चीज़ें बाय की हैं जो कि ₹100 की एक है और उस पर 15% इनपुट टैक्स जो है वो पे किया है। उसकी टोटल परचेज प्राइस 115 हो गई, जिसके बाद उसने उसी चीज़ को सेल किया है ₹200 में और उस पर जो आउटपुट टैक्स चार्ज किया है वो 15% के हिसाब से ₹30 चार्ज किया है, जिसकी वजह से उसकी सेल प्राइस जो है वो 230 हो गई है। यानी कि हमारे पास जो आउटपुट टैक्स आएगा वो हम 230 पे चार्ज नहीं करेंगे, वो हम उसकी सेल प्राइस उसने कैलकुलेट की है विदाउट सेल्स टैक्स, यानी कि ₹200। और इसी तरह से जब हम इनपुट टैक्स को चार्ज करेंगे तो हम उस अमाउंट पे चार्ज करेंगे जो कि उसने बाय की है, यानी कि ₹100। दोनों का रेट 15% है। 200 पे 15% जो है आउटपुट टैक्स जब हम चार्ज करेंगे तो वो ₹30 है, और इसी तरह से इनपुट टैक्स हम 100 पे 15% चार्ज करेंगे तो वो 15 है। ये तमाम तर कैलकुलेशन करने के बाद हम अपने आउटपुट टैक्स में से अपने इनपुट टैक्स को जब लेस करेंगे तो हमारे पास टैक्स ड्यू आ जाएगा जो कि पेएबल है एक रजिस्टर्ड पर्सन की जानिब से गवर्नमेंट को। ये एक छोटी सी एग्जांपल थी सेल्स टैक्स कैलकुलेशन की। So, dear students, it all from my side. Now, dear students, study this chapter from your course book, and if you have any questions, you can ask them online from your tutor. Allah Hafiz.